बेशुमार पावर्स होती हैं। उनमें से 3 अंगूठियां एल्व्स को दे दी गई थी, जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और अपने काम में माहिर होते हैं। एल्व्स तो चारों तरफ सिर्फ शांति चाहते थे। वहीं 19 में से 7 अंगूठियां बौनों की प्रजाति को दे दी गई थी। ये हम इंसानों से थोड़े से छोटे होते हैं। और वहीं बची हुई 9 अंगूठियां हम इंसानों को दे दी गई थी। इंसान तो उस समय सिर्फ सबसे ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश कर रहा था। अब ये सारी पावरफुल 19 अंगूठियां होने के बावजूद भी सौरन नाम के ब्लैक मैजिक के देवता ने अपने लिए एक अलग ही अंगूठी बना दी थी। इस अंगूठी के बारे में किसी को भी नहीं पता था। सौरन ने तो अपने अंगूठी के अंदर बेशुमार काली शक्तियां भर दी थी और ये अंगूठी बाकी अंगूठियों के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल होती है। सौरन तो अपनी इस अनलिमिटेड और ब्लैक मैजिक की पावर वाली अंगूठी का यूज करके चारों तरफ अपनी बड़ी सी सेना लेकर हमला करने लगा था। लेकिन यहाँ ह्यूमंस और एल्फ ने एक साथ मिलकर उसकी सेना से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया होता है। देखते ही देखते सोरॉन की सेना काफी कमजोर पड़ने लगी थी। पर यह गेम पूरा चेंज तब हो जाता है जब सोरॉन मैदान में उतरा। सोरॉन ने तो अपनी पावरफुल अंगूठी और काली शक्तियों का यूज करके बहुत सारे ह्यूमंस और एल्फ्स को खत्म कर दिया था। देखने पर ऐसा लग रहा था कि सोरॉन ही जीतेगा। उसने तो इंसानों के एक राजा को भी खत्म कर दिया होता है। राजा के बेटे को जब ये पता चला तब वो अपनी तलवार लेकर सोरॉन से लड़ने चला गया था। हालांकि सोरॉन ने उसके बेटे को कमजोर समझने की गलती कर दी होती है और अब उसी तलवार की मदद से राजा के बेटे ने सोरॉन की वो उंगली काट दी थी जिसके अंदर उसने अंगूठी पहनी होती है। बॉडी से अंगूठी निकलते ही सोरॉन की सारी काली शक्तियां खत्म हो गई थी। काले जादू की मदद से बनाई गई पूरी सेना भी हवा में मिल जाती है। सोरॉन भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। राजा के बेटे ने सोरॉन की अंगूठी अपने पास रख ली होती है, लेकिन उस अंगूठी में ऐसी डार्क एनर्जीज थी कि जो भी उसे अपने पास रखता वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता। लेकिन एक दिन सोरॉन के कुछ आदमियों ने राजा के बेटे पर हमला कर दिया होता है, क्योंकि राजा के बेटे के पास सोरॉन की अंगूठी जो थी वो अपनी जान बचाकर पानी के अंदर कूद गया था। लेकिन अंगूठी जो राजा के बेटे के उंगली में मौजूद थी वो अपने आप ही निकल कर कहीं दूर चले जाती है, जिससे कि सोरॉन के लोगों ने राजा के बेटे को भी खत्म कर दिया। और अब सोरॉन की वही डार्क एनर्जीज वाली अंगूठी कई सालों तक वहीं पर रहती है। अब पूरे 100 साल बीत चुके थे। जंगल में घूमते समय किसी को वो अंगूठी मिल गई थी। इसका नाम बिल्बो बिगिंस था, जो एक हॉबिट होता है, यानी कि ना ही इंसान और ना ही जानवर। बिल्बो बिगिंस उसे एक नॉर्मल अंगूठी समझकर अपने साथ लेकर आ गया था, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि जो अंगूठी उसके पास है वो दुनिया की सबसे पावरफुल और श्रापित अंगूठी है। बिल्बो बिगिंस बौनों के साम्राज्य में ही रहा करता था। ये बौने किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और चारों तरफ शांति चाहते थे। इनका साम्राज्य बहुत ही खुशहाल चल रहा था। बिल्बो बिगिंस ने तो बिना किसी को बताए वो अंगूठी अपने पास रख ली होती है। कुछ साल इसी तरीके से बीत गए थे। यहाँ बिल्बो बिगिंस का एक बहुत ही पुराना दोस्त इसेल्डोर उससे मिलने आ रहा था। दरअसल इसेल्डोर एक बहुत ही बड़ा जादूगर था, लेकिन वो अपनी शक्तियाँ सिर्फ अच्छाई के लिए ही यूज करता। इसेल्डोर बिल्बो बिगिंस के घर पर चले जाता है उससे मिलने के लिए। बिल्बो बिगिंस अब पूरे 150 साल का हो गया था, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इतने साल का है। ये सारी चीजें उसी खतरनाक अंगूठी की वजह से हो रही थी जिससे कि बिल्बो बिगिंस ने अपने पास रखा हुआ था। हालांकि ये बात अभी तक इसेल्डोर को पता नहीं चली थी। उस अंगूठी की पावर का यूज करते हुए बिल्बो बिगिंस पूरे गांव में काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। और अब एक दिन ऐसा आता है जब बिल्बो बिगिंस ने डिसाइड किया कि वो अपनी किताब कंप्लीट करने के लिए दूसरे गांव जा रहा है। तब जाकर इसेल्डोर को पता चल गया था कि बिल्बो बिगिंस के पास जो अंगूठी है वो सौरॉन की है। इसीलिए इसेल्डोर ने बिल्बो बिगिंस से कहा कि तुम ये अंगूठी यहीं पर छोड़कर जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ये अंगूठी चारों तरफ कितना तबाही मचा सकती है। अपने सबसे पुराने दोस्त की बात मानते हुए बिल्बो बिगिंस ने वो सौरॉन की अंगूठी वहीं पर छोड़ दी थी, जिसके बाद वो निकल पड़ा था अपने सफर पर। अब इसेल्डोर के पास फ्रूडो नाम का एक बौना आता है। फ्रूडो दरअसल बिल्बो बिगिंस के रिश्तेदार का ही बच्चा था, लेकिन उसके पेरेंट्स के मरने के बाद बिल्बो बिगिंस ने ही फ्रूडो को बड़ा किया। फ्रूडो तो आकर इसेल्डोर से पूछता है कि आखिर बिल्बो बिगिंस कहाँ गए। जब फ्रूडो को पता चला कि वो सब कुछ छोड़कर चले गए हैं तब वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया था। इसेल्डोर यहाँ फ्रूडो को सोरॉन की उस पावरफुल अंगूठी के बारे में बता रहे थे। उन्होंने फ्रूडो को साफ साफ कहा कि तुम इस अंगूठी को लेकर जल्द से जल्द कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि सोरॉन, जिसे कि हम सब समझ रहे थे कि वो मर चुका है, वो अब फिर से जिंदा हो गया है, क्योंकि उसकी आत्मा का एक टुकड़ा इसी अंगूठी से जुड़ा हुआ था और अब वो कुछ भी करके अपनी इस अंगूठी को लेना चाहेगा। एक बार अगर सौरॉन के हाथ में ये अंगूठी लग गई तब पूरी दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। फ्रूडो तो इस बात से बहुत ही
ही ज्यादा डर जाता है। वो इसेल्डोर से कहने लगा था कि ये अंगूठी आप ही रख लो क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन इसेल्डोर ने बताया कि अगर मैं ये अंगूठी पहन लूंगा तब मेरी शक्तियां 100 गुना बढ़ जाएंगी और साथ ही साथ एक समय ऐसा आएगा जब मैं बुराई के रास्ते पर चलकर सारी चीजें डिस्ट्रॉय करने लगूं। इसीलिए इसेल्डोर का मानना था कि फ्रोडो ही इस अंगूठी को लेकर जाए। इसेल्डोर ने फ्रोडो को साफ साफ बताया कि तुम्हें इस अंगूठी को प्रोटेक्ट करना होगा तब तक जब तक मैं कुछ मदद लेकर ना आ जाऊं। इसेल्डोर ने यहाँ नोटिस किया कि खिड़की के बाहर कोई उनकी बातें सुन रहा है। वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाकर उसे अंदर खींचते हैं तब ये पता चला कि ये तो फ्रोडो का दोस्त सैम है। इसीलिए अब इसेल्डोर ने थोड़ा सोचने के बाद सैम को कह दिया था कि तुम भी फ्रोडो के साथ उसके सफर पर जाओगे और चाहे कुछ भी हो जाए तुम फ्रोडो को अकेला मत छोड़ना। इसेल्डोर ने फ्रोडो को कह दिया था कि तुम सिर्फ अपना सफर दिन के समय ही तय करना क्योंकि रात के समय वो बुरी आत्माएं तुम पर हमला कर सकती है सौरन की अंगूठी पाने के लिए। और अब कुछ देर बाद ही फ्रोडो और सैम निकल पड़ते हैं अपने लंबे सफर के लिए। वो दोनों लगातार चलते जा रहे थे पर तभी उन्हें खेत के रास्ते में अपने दो और दोस्त मिल गए जिनका नाम मार्टिन और पिपिन था। फ्रोडो और सैम ने डिसाइड किया कि वो अपने उन दोनों दोस्तों को भी सफर पर साथ लेकर चलेंगे। चारों के चारों लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दिन ढलने वाला था। तभी फ्रोडो ने देखा कि एक काला साया घोड़े पर बैठकर उनका पीछा कर रहा है। इसीलिए फ्रोडो अपने तीनों दोस्तों के साथ पेड़ के नीचे आकर छुप जाता है। दरअसल उस काले साये को सेंस हो रहा था कि सौरन की अंगूठी यहीं कहीं मौजूद है। फ्रोडो नहीं समझ पाता कि वो इस अंगूठी का क्या करे। वो तो उसे अपनी अंगुली में पहनने जा रहा था लेकिन अगर फ्रोडो ने ऐसा किया तब उस काले साये को पता चल जाएगा कि वो सब वहाँ पर हैं। जब वो काला साया थोड़ा और आगे चला जाता है तब फ्रोडो और उसके तीनों दोस्त वहाँ से भागने लगे थे। वो चारों अब एक नाव के पास पहुँच गए थे जो लगातार उसकी तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। नाव में बैठने के बाद वो काला साया उनका पीछा करना बंद कर देता है। फ्रोडो और उसके बाकी लोग लगातार अपना सफर तय करते हुए उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इसेल्डोर ने उन्हें आने के लिए कहा था। यहाँ इसेल्डोर अपने लीडर के पास पहुंच गया था कुछ मदद मांगने के लिए। इसेल्डोर ने जब अपने लीडर को सारी बातें बताई तब वो लीडर कुछ घबराया जैसा लग रहा था। लीडर ने तो इसेल्डोर की मदद करने के बजाय उसे सौरन के साथ मिल जाने के लिए कह दिया था क्योंकि लीडर को पता था कि सौरन के सामने कोई भी नहीं जीत सकता और अगर सौरन की काली ताकतें उसके पास फिर से आ गयी तब वो बगावत करने वाले किसी भी इंसान या फिर जादूगर को नहीं छोड़ेगा। यानी कि लीडर अब पूरी तरीके से सौरन की तरफ हो गए थे। हालांकि इसेल्डोर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और वो अब अकेले ही जाने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन अब उस लीडर ने इसेल्डोर को अपने ही महल में फंसा दिया होता है। फ्रोडो और बाकी सब तो कई घंटों से इसेल्डोर का इंतजार कर रहे थे लेकिन वो अब तक नहीं आया। अब वो चारों एक छोटे और पुराने से बार में आ जाते हैं। उस जगह के कोने में स्ट्राइडर नाम का एक आदमी बैठा हुआ था जो लगातार उन्हीं चारों बौनों को देखता जा रहा होता है। इसेल्डोर ने जाते जाते फ्रोडो को ये कहा था कि तुम्हें अपना असली नाम छुपाना होगा क्योंकि सौरन के सभी सैनिकों को पता है कि उसकी अंगूठी बिल्बो बिगिंस के फैमिली मेंबर्स में से ही किसके पास मौजूद है और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारा नाम फ्रोडो बिगिंस है तब वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए फ्रोडो अपना नाम गलत ही बताता है लेकिन यहाँ सैम जिसे कि बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं था वो तो सभी को वहाँ पर बताने लग जाता है कि हमारे ग्रुप में बिगिंस फैमिली का एक मेंबर मौजूद है। फ्रोडो तुरंत ही सैम को चुप कराने के लिए चला गया था लेकिन अचानक फ्रोडो का पैर फिसल जाता है और उसके हाथ में जो अंगूठी थी वो ऊपर उड़ रही थी। स्ट्राइडर उस अंगूठी और फ्रोडो को देख लेता है पर अब फ्रोडो ने जैसे ही अंगूठी को पकड़ने की कोशिश की वो अंगूठी फ्रोडो के एक उंगली में चली जाती है जिससे कि वो अचानक से ही गायब हो गया था। ऐसा करते ही सौरन के काले सैनिकों को पता चल जाता है कि वो रिंग कहाँ पर मौजूद है। वो सब तो लगातार फ्रोडो की तरफ बढ़ने लगे थे। फ्रोडो ने जब सौरन की अंगूठी पहनी होती है तब वो अपने इमेजिनेशंस में अपने सामने सौरन की एक बड़ी सी आंख देख रहा था जो फ्रोडो से ये कह रही थी कि हमें पता है कि तुम कहाँ पर मौजूद हो और जल्द से जल्द मैं अपनी अंगूठी हासिल करके ही रहूंगा। अब फ्रोडो तुरंत ही उस अंगूठी को अपने उंगली से निकाल देता है जिससे कि वो वापस से दिखने लगा था। स्ट्राइडर तुरंत ही फ्रोडो को पकड़ लेता है और उसे एक दूसरे कमरे में लेकर आ जाता है। स्ट्राइडर ने फ्रोडो को बताया कि तुम्हारे पास जो अंगूठी है वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा सकती है इसीलिए तुम्हें अपने बारे में सभी को बताना नहीं चाहिए और अब शायद उन सैनिकों को भी पता चल गया होगा तुम्हारी लोकेशन के बारे में। इसीलिए स्ट्राइडर फ्रोडो और उसके बाकी दोस्तों को अपने दूसरे कमरे में लेकर आ जाता है। रात होने पर सौरन के सारे साथी उसी बार में जाकर छानबीन कर रहे थे। स्ट्राइडर और फ्रोडो तो खिड़की की मदद से ये सारी चीजें देख रहे होते हैं और इसी वजह
से स्ट्राइडर ने उन सभी को अपने कमरे में बंद कर दिया जिससे उनकी जान बच सके। अंगूठी निकालने के कारण वो सारे सैनिक अब फ्रूडो के लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहे थे। उन सभी के जाने के बाद सुबह होने पर स्ट्राइडर फ्रूडो और उसके दोस्तों को लेकर निकल पड़ता है एल्फ्स के साम्राज्य की तरफ। देखते ही देखते फ्रूडो के दोस्तों ने स्ट्राइडर के साथ कई घंटों का सफर तय कर दिया होता है और अब यहाँ दिन ढलने वाला था, इसीलिए वो सब पास ही में मौजूद एक किले में रुककर रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। स्ट्राइडर को कुछ काम याद आ जाता है, इसीलिए वो उन सभी को यहीं पर सुरक्षित रहने के लिए कहकर जंगल के अंदर चला गया था। पूरे दिन थकने के बाद फ्रूडो गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद उठा तब वो देखता है कि उसके तीनों दोस्त आग जलाकर खाना खा रहे हैं। फ्रूडो तुरंत आकर उस आग को बुझाने लगा था, क्योंकि इस आग की रोशनी की वजह से सौरन के वो सारे लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकते थे। और अब हुआ भी वैसा ही। देखते ही देखते किले के चारों तरफ सौरन के बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं। फ्रूडो और उसके दोस्त तो अब कहीं भाग भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो सब किले के अंदर ही जाकर कहीं छुप जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद सौरन के सैनिकों ने उन चारों को चारों तरफ से घेर लिया था। फ्रूडो ने सैनिकों से बचने के लिए वो अंगूठी अपने उंगली में डाल दी होती है, जिससे कि वो तुरंत ही गायब हो गया था। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि सौरन के सैनिक फ्रूडो को अभी भी देख सकते थे, क्योंकि वो सारे सैनिक सौरन की काले जादू की मदद से बनाए गए हैं। इसीलिए उनके अंदर एबिलिटी है कि वो किसी इनविजिबल चीज को भी देख सकते हैं। और अब उनमें से एक सैनिक ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार की मदद से फ्रूडो पर हमला कर दिया था। लेकिन सही समय पे वहाँ स्ट्राइडर आ जाता है, जिसने अपनी शाही तलवार का यूज करके उन सभी सैनिकों को मारना स्टार्ट कर दिया था। कुछ ही देर में स्ट्राइडर उन सैनिकों को मार के खत्म कर देता है, पर अब फ्रूडो के कंधे पर एक बहुत ही बड़ा जख्म हो गया था। उसका तो बहुत सारा खून बह चुका होता है, इसीलिए अब स्ट्राइडर फ्रूडो को उठा के उसके दोस्तों के साथ इलाज करने के लिए चला गया था जंगल के अंदर। स्ट्राइडर सोच रहा था कि वो सब जल्द से जल्द एल्फ के साम्राज्य में पहुंच जाएं, जहां की दवाइयों की मदद से फ्रूडो को ठीक किया जा सके। रास्ते में ही फ्रूडो की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। उसकी तो पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी और आंखें सफेद होने लगी थी। सैम स्ट्राइडर से पूछता है कि आखिर फ्रूडो को हो क्या रहा है। तब जाकर स्ट्राइडर ने बताया कि सौरन के सैनिकों ने अपनी श्रापित तलवार की मदद से उसके ऊपर वार किया है और इसी वजह से फ्रूडो अब आत्माओं की दुनिया में जा रहा है। जल्द से जल्द अगर फ्रूडो का इलाज नहीं किया गया तब वो हमेशा के लिए मारा जाएगा। तभी अचानक उनके सामने जैस्मिन नाम की एक एल्फ आ गई थी, जो स्ट्राइडर को बहुत पहले से जानती थी और वो दोनों रिलेशनशिप में भी थे। स्ट्राइडर जैस्मिन को सारी बातें बताता है। जैस्मिन ने कहा कि मुझे फ्रूडो को कैसे भी करके अपने सिटी में लेकर जाना होगा, जहाँ पर मेरे फादर उसे ठीक कर सकते हैं। जैस्मिन फ्रूडो को अपने घोड़े पर बिठाकर लेकर जा ही रही थी, तभी स्ट्राइडर ने जैस्मिन को चौकन्ना रहने के लिए कह दिया था, क्योंकि इस जंगल में 5 आत्माएं घूम रही हैं जो तुम पर हमला कर सकती हैं। जैस्मिन फ्रूडो को अपने घोड़े पर बिठाकर लगातार आगे बढ़ने लगी थी, पर अब रास्ते में उसके पीछे सौरन की वही 5 काली आत्माएं लग जाती हैं, जो लगातार फ्रूडो को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते ही जा रही थी। लेकिन जैस्मिन इतनी जल्दी हार नहीं मानती और अब कई देर तक भागने के बाद जैस्मिन अपने सिटी में पहुंचने ही वाली थी। वो एक छोटी सी नदी पार करके दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन जब वो काली आत्माएं नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक नदी में बहुत सारा पानी आकर भरने लगा, जिससे कि वो 5 बुरी आत्माएं पानी में बहकर दूर चली गई थी। जैस्मिन फ्रूडो को जल्द से जल्द अपने फादर के पास लेकर आ जाती है, जिससे कि वो उसका इलाज कर सके। कई घंटों के ट्रीटमेंट के बाद फ्रूडो ने जब अपनी आंखें खोली, तब उसके सामने इसेल्डोर मौजूद होते हैं। फ्रूडो इसेल्डोर से पूछने लगा था कि आखिर आप आए क्यों नहीं। तब जाकर इसेल्डोर बताते हैं कि मुझे अपने ही लोगों ने फंसा लिया था, लेकिन मैं कैसे भी उनके कैद से छूटकर वापस आ गया। कुछ घंटों बाद तो स्ट्राइडर और फ्रूडो की वो तीनों दोस्त भी उसके पास आ गए थे। उन्हें लग रहा था कि जब तक वो एल्फ के साम्राज्य में मौजूद हैं, वो सब सुरक्षित हैं। खास करके फ्रूडो भी बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि अब इसेल्डोर भी उसके पास आ गए हैं, इसीलिए वो सौरन की अंगूठी उन्हें सौंप सकता है और इसके बाद फ्रूडो अपने दोस्तों के साथ अपने गांव की तरफ निकल जाएगा। लेकिन चीजें इतनी आसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। एल्फ के राजा ने तो इसेल्डोर को कह दिया था कि हम सब ये जगह छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब सौरन के वापस आ जाने से हमारा
साम्राज्य सुरक्षित नहीं है। इसिल्डोर कह रहे थे कि हमें इन सारी चीजों में इंसानों की भी मदद लेनी चाहिए, लेकिन एल्फ के राजा कहते हैं कि इंसानों से कमजोर मैंने आज तक देखा ही नहीं, और ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो इंसानों की वजह से ही हैं। दरअसल जब कई सालों पहले राजा के बेटे ने सौरॉन की उंगलियां काट दी थी, तब मैंने राजा के बेटे को एक काली पहाड़ी पर लेकर चला गया था, जिसके अंदर एक अनोखा टाइप का लावा होता है। मैंने तो राजा के बेटे से कह दिया था कि हमें सौरॉन की अंगूठी भी डिस्ट्रॉय करनी होगी, जिसे कि सिर्फ इस धधकते हुए लावा की मदद से ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन राजा के बेटे ने मेरी बात नहीं मानी और उस अंगूठी को अपने पास ही रखने का डिसाइड किया, और अब उसी अंगूठी की वजह से सौरॉन एक बार फिर से वापस आने वाला है। अब एल्फ के राजा अपने साम्राज्य में बहुत ही पावरफुल हस्तियों को एक साथ बुलाते हैं, क्योंकि अब उन सभी के साम्राज्य को सौरॉन से खतरा था। सभी लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे कि सौरॉन को खत्म कैसे किया जाए। तभी एक एल्फ खड़ा होकर ये कहता है कि हमें उसकी अंगूठी डिस्ट्रॉय करनी ही होगी, क्योंकि वही एकमात्र तरीका है सौरॉन को वापस से जिंदा करने का। सभी को पता था कि उस अंगूठी को ब्लैक माउंटेन के लावे में ही जाकर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए उनमें से कोई भी राजी नहीं होता वहाँ जाने के लिए। पर अब फ्रूडो ने बड़ी बहादुरी से कहा कि वो जाएगा इस अंगूठी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब हमें यहाँ एक और बात पता चली कि स्ट्राइडर और कोई नहीं बल्कि उसी पुराने राजा के परिवार का वंशज है, जो इंसानी राजगद्दी संभालने का वारिस है। लेकिन स्ट्राइडर को इन राजगद्दी से कुछ भी मतलब नहीं था, इसीलिए अब यहाँ इसिल्डोर ने डिसाइड किया कि फ्रूडो के साथ कौन कौन उसकी मदद करने जाएगा उस काली पहाड़ी पर। स्ट्राइडर के साथ और भी थोड़े पावरफुल लोग जिनके अंदर अभी भी हिम्मत बाकी थी, वो फ्रूडो के साथ निकल पड़ते हैं काली पहाड़ी की तरफ। वहीं हमें अब सौरॉन की बड़ी सी सेना को दिखाया जा रहा था, जो दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और सौरॉन की इतनी बड़ी सेना को फिर से खड़ा करने का क्रेडिट उस लीडर को जाता है जिसने कि अपने ही स्टूडेंट इसिल्डोर को कैद करके रखा था। लीडर को ये बात पता चल गई थी कि फ्रूडो और बाकी सभी लोग सौरॉन की उस अंगूठी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काली पहाड़ी पर जा रहे हैं, इसीलिए लीडर अपनी काली शक्तियों का यूज करके उनके रास्ते में बाधा डालता रहता है। बर्फीले पहाड़ पर जब फ्रूडो और उसके बाकी साथी चढ़ रहे थे, तब उनके ऊपर बड़ी मात्रा में बर्फ गिरने लग जाती है, जिससे कि कई सारे लोग पहाड़ से नीचे गिरकर मारे गए थे। इतने ज्यादा तूफान आने के कारण वो सब अब आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए स्ट्राइडर ने इसिल्डोर से कहा कि हमें पहाड़ी के नीचे वाली गुफाओं से जाना होगा, जहाँ पर उन बौनों की सिटी हुआ करती थी। पर इसिल्डोर बताते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिसीजन हो सकता था, क्योंकि उन गुफाओं में बौनों के साथ साथ ऐसे खतरनाक जीव रहा करते थे जिनसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। पर अब फ्रूडो ने भी कह दिया था कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ना होने के कारण हमें उन गुफाओं में से ही जाना पड़ेगा, और इसीलिए सारे लोग पहाड़ से नीचे उतरकर गुफाओं की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। उस बड़ी सी गुफा के अंदर इंटर करते ही चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था, लेकिन इसिल्डोर अपनी छड़ी की मदद से आगे का रास्ता दिखाते रहते हैं। कई देर तक फ्रूडो और उसके सारे साथी आगे बढ़ते ही रहते हैं। तभी फ्रूडो ने देखा कि कोई काली परछाई उन सभी का लगातार पीछा कर रही है। जब ये बात फ्रूडो इसिल्डोर को बताता है, तभी इसिल्डोर जवाब देते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि गोलम है। गोलम वो क्रिएचर था जिसे कि राजा के बाद सबसे पहले अंगूठी मिली होती है, और जब सौरॉन ने अंगूठी हासिल करने के लिए गोलम को पकड़ा, तब उसने अंगूठी दूर कहीं समुद्र में फेंक दी। सौरॉन ने तो गोलम को टॉर्चर करके उससे ये भी उगलवा लिया था कि ये अंगूठी बिल्बो बिगिंस के पास मौजूद है, और तब से ही सौरॉन के लोग बिगिंस फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ गोलम की चाह अभी तक खत्म नहीं हुई होती, उसे तो अब कैसे भी करके सौरॉन की वो अंगूठी हासिल करनी थी। अब गुफा में चलते हुए वो सारे लोग बौनों की उस बड़ी सी सिटी में पहुंच जाते हैं, जो अब पूरी तरीके से वीरान हो चुकी थी। एक समय ऐसा था जब बौने यहाँ पर माइनिंग किया करते थे, पर अब कुछ ही देर बाद उनके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जो लगातार सभी के ऊपर हमला करते जा रहा था। शायद ये मॉन्स्टर कई 100 साल से सोया हुआ था, जिसे कि अब थोड़ा सा नाश्ता करना होगा। लेकिन यहाँ स्ट्राइडर, इसिल्डोर और सभी लोग टीम वर्क करके उस बड़े से मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। सभी लोग इस जीत की वजह से काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। अब तो देखते ही देखते उस जगह पर मुर्दाखोरों की एक बहुत ही बड़ी सेना आ गई थी, जो लगातार इसिल्डोर और बाकी
बाकी सभी का पीछा करते ही जाती है। एक समय ऐसा आया जब उन मुर्दाखोरों ने इसेल्डोर और बाकी सभी को घेर लिया था। फ्रोडो के साथ साथ बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा लाचार हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो बचने नहीं वाले। तभी अचानक एक दूसरे कमरे से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो सारे मुर्दाखोर वहाँ से भागने लगे थे। इसेल्डोर ने कहा कि ये एक नर्क के राक्षस की आवाज है जो अब हमारी तरफ हमला करने के लिए आ रहा है। हमें जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर भागना होगा क्योंकि उसे हराना नामुमकिन है। सभी लोग तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। अगर उनमें से कोई भी गलती से नीचे गिर गया तब गरम गरम लावे के अंदर पूरा भून जाएगा। अब रास्ते में उन्हें पत्थर की एक लंबी सी ब्रिज मिलती है। इसेल्डोर ने कहा कि सभी लोग ब्रिज की मदद से दूसरी तरफ चले जाओ। सभी के सही सलामत दूसरी तरफ पहुंचने के बाद इसेल्डोर ब्रिज के एकदम बीचों बीच खड़े हो गए थे और अब उनके सामने आता है नर्क का वो खतरनाक राक्षस जो बाकी राक्षस से कई गुना ज्यादा बड़ा और खौफनाक था। उसके तो पूरी बॉडी से आग और लावा निकल रहा होता है। उन्होंने सबसे पहले उस राक्षस को अपनी तरफ आकर्षित किया और फिर जादू की मदद से ब्रिज के आधे हिस्से को तोड़ दिया, जिससे कि वो राक्षस नीचे नर्क की दुनिया में वापस चले जाए। हालांकि इतने स्ट्रॉन्ग जादू की मदद से वो राक्षस नीचे तो गिर जाता है, पर जाते जाते उसने इसेल्डोर को भी अपने साथ पकड़ लिया था। यानी कि अब इसेल्डोर भी हमेशा के लिए मारे जा चुके थे। फ्रोडो इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए उन सभी को आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। स्ट्राइडर फ्रोडो और बाकी सभी को लगातार लेकर निकल पड़ा था एल्फ्स के साम्राज्य में जाने के लिए, पर अब एल्फ के राजा फ्रोडो को अपने साम्राज्य में अंदर आने से मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सारी चीजें उस अंगूठी की वजह से हो रही हैं। लेकिन स्ट्राइडर और बाकी एल्फ्स ने राजा को काफी अच्छे से समझाया, जिससे कि वो इस बात के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें लीडर को दिखाया जा रहा था जो सोरॉन की सेना के साथ मिल चुका होता है। लीडर ने तो सोरॉन की मदद की थी काले शक्तियों की मदद से एक अलग टाइप के सैनिकों को बनाने की, जो सिर्फ रात के समय नहीं बल्कि दिन के समय भी हमला कर सकते थे। और काली शक्तियों से बने हुए उन सैनिकों की पावर पहले से दुगनी हो चुकी थी। स्ट्राइडर और बाकी सब एक बड़े से जंगल में आकर थोड़ा आराम करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना हर एक कदम बड़ी सावधानी से रखना पड़ेगा। अब उसी जंगल में फ्रोडो थोड़ी सी हवा खाने के लिए आगे चला जाता है। तभी अचानक फ्रोडो के ऊपर उसी की टीम में काम करने वाला एक आदमी हमला कर देता है क्योंकि उसे सौरॉन की अंगूठी चाहिए थी। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा हाथापाई होती रहती है, पर अब फ्रोडो के पास कोई और ऑप्शन ना होने के कारण उसने अंगूठी अपने उंगली में पहन ली थी, जिससे कि वो तुरंत ही गायब हो जाता है और उस आदमी को मार कर भाग जाता है। लेकिन अब इस कारण से सौरॉन के सभी सैनिकों को पता चल गया था कि उसकी लोकेशन क्या है, इसीलिए वो सब जल्द से जल्द जंगल के अंदर आ जाते हैं। फ्रोडो ने तुरंत ही अपनी अंगूठी निकाल ली और उसके सामने स्ट्राइडर होता है जो उसे कहीं दूसरी जगह पर जाकर छुपने के लिए कह रहा था क्योंकि अब थोड़ी ही देर में सौरॉन की पूरी सेना वहां पर आने वाली है। स्ट्राइडर और उसके सभी साथी सौरॉन की सेना से लड़ाई करने के लिए चले गए थे। इस बार सौरॉन की सेना पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, जिस वजह से वो सारे सैनिक श्रेडर के कई लोगों को मार गिराते हैं। और अब सौरॉन के सैनिकों ने फ्रोडो के दो दोस्तों को अपने साथ पकड़ लिया था और लेकर चले गए थे। पूरी सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद फ्रोडो नदी के किनारे आकर काफी ज्यादा सोचता रहता है। फ्रोडो तो सोचने लगा था कि काश ये अंगूठी उसे मिली ही ना होती, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों की वजह से उसके इतने सारे लोग मारे जा रहे थे। तभी फ्रोडो को इसेल्डोर की आवाज आती है। वो बता रहे थे कि होना न होना ये हमारे हाथ में नहीं है। फिलहाल जो भी कंडीशन चल रही है हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसेल्डोर की इतनी अच्छी बातों के कारण फ्रोडो सब कुछ समझ जाता है और अब उसने डिसाइड किया कि वो अकेले ही जाकर अपना सफर तय करेगा। फ्रोडो अकेले नाव में बैठकर जाता ही रहता है। तभी किनारे पर सैम आ जाता है जो फ्रोडो के मना करने के बावजूद उसकी नाव पर आकर बैठ गया था, क्योंकि इसेल्डोर ने सैम से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम फ्रोडो को अकेला मत छोड़ना। और अब वो दोनों साथ में निकल पड़ते हैं अपने सफर पर। स्ट्राइडर और बाकी लोग को भी इस बात के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो फ्रोडो को अब रोकते नहीं। स्ट्राइडर तो अपने लोगों को लेकर सौरॉन की सेना के पीछे चला गया था फ्रोडो के उन दोनों दोस्तों को